Hello everyone. So in this video we will discuss the study plan for UPSC एग्जाम. सो देखने वाले हैं कि आने वाले महीनों को कैसे यूज़ करना चाहिए, किस तरीके से आपको टाइमलाइन बनानी है. पूरी टाइमलाइन जो है वो भी मैं आपको ब्रीफली दिखा देता हूँ. कुछ इस तरीके से हम डिस्कस करेंगे कि टाइमलाइन किस तरीके की होनी चाहिए, कैसे आपने आने वाले महीनों को यूज़ करना है, आपका 1.5 साल का जो प्लान है वो कैसा होना चाहिए, क्या क्या चीज़ें उसके अंदर कवर करनी चाहिए, ये सब चीज़ें हम देखने वाले हैं. The reason I'm making this video because when I started the preparation, so just like any other aspirants, I also used to say कि I'm going to crack this exam in the first attempt. कि पहले अटेम्प्ट में क्रैक कर देंगे, होगा ठीक है, नहीं तो फिर दोबारा अटेम्प्ट नहीं देंगे, ऐसे काफी सारे एस्पिरेंट्स कहते हैं. लेकिन अब ये बात कही तो जाती थी, मैं भी कहता था, लेकिन इसको बैक करने के लिए स्ट्रैटेजी वाज मिसिंग. क्योंकि मेरे पास आगे मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए जो आपके पास, क्योंकि अगर आप देखेंगे जब भी आप तैयारी शुरू करते हैं तो अमूमन 1 साल या उससे कुछ एक आधा महीना ज्यादा आपके पास प्रीलिम्स के लिए होता है. फिर 2 से 3 महीने आपके पास, 3 महीने के आसपास का टाइम मेंस के लिए होता है. और फिर आगे 2 से 3 महीने का टाइम आपके पास इंटरव्यू के लिए होता है. तो अगर आप देखेंगे ओवरऑल कुछ 18 से 20 महीने आपको चाहिए होते हैं जब तक कि आप एग्जाम की तैयारी शुरू करते हैं और रिजल्ट आपके सामने आता है. तो वो 18 से 20 महीने जो थे वो कहीं ना कहीं मेरे पास चार्ट आउट नहीं थे. मतलब मुझे नहीं पता था कि पहले महीने में क्या कवर करना है, दूसरे में क्या करना है. कुछ इस तरीके से जो चीजें होनी चाहिए थी वो नहीं थी मेरे पास. और इसके अलावा अगर हम बात करें, डेली प्लान्स जो थे वो भी कहीं ना कहीं मिसिंग थे. तो अगर हम ये कह रहे हैं कि एक पहले अटेम्प्ट में करना है या फिर फर्स्ट ईयर में इस एग्जाम को क्रैक करना है, उसको करने के लिए कहीं ना कहीं बैकअप आपके पास होना चाहिए. मतलब आपके पास एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए जो उस प्लान को कहीं ना कहीं सपोर्ट कर सके. वही चीज हम इस वीडियो के अंदर अभी डिस्कस करेंगे कि कैसे और क्या क्या चीजों को आपको ध्यान रखना है. क्योंकि इन द फर्स्ट अटेम्प्ट व्हेन दीज थिंग्स वर नॉट देयर, आई वाज नॉट एबल टू क्रैक द एग्जाम. ठीक है, लेकिन सेकेंड अटेम्प्ट में मैं इन चीजों को लेकर आया, मैंने इन चीजों को अप्लाई किया और उसके जो रिजल्ट्स थे वो भी मैंने देखे. तो यहाँ पर दिस इज द ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी. माय नेम इज प्रिंस लूथरा, ऑल इंडिया रैंक 577 फ्रॉम यूपीएससी सीएसई 2014 बैच. और पहले से ही बता देता हूँ, यहाँ पर जो ब्रीफ मैंने इंट्रोडक्शन तो आपको दे दिया कि ये वीडियो क्यों बनाया जा रहा है, लेकिन इसके अलावा ये चीज ध्यान रखिएगा, एवरी ग्रेट अकम्पलिशमेंट बिगिंस विद अ डिसीजन टू ट्राई. तो यहीं पे आपको शुरुआत करनी है उस छोटे कदम से, ताकि आप इस बड़ी चीज को अचीव कर पाए. चलिए शुरुआत करते हैं यहां से. बिफोर आई टेक यू टू द डे बाय डे कैसे तैयारी करनी है या फिर आने वाले 18 महीनों को कैसे यूज करना है, उससे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि when we decide that we want to crack this exam in the very first attempt, और हो सकता है आपका सेकंड अटेम्प्ट हो या थर्ड अटेम्प्ट हो, लेकिन आने वाला अटेम्प्ट, इफ यू वांट टू मेक दैट अटेम्प्ट योर ओनली अटेम्प्ट, तो उसके लिए क्या 3 चीजों की जरूरत है. आप सोचिए, वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं, मैं आपको बताता हूं मुझे क्या लगता है कि क्या क्या चीजों की जरूरत है. सबसे पहले चाहिए आपको कंसिस्टेंसी, देन कमिटमेंट एंड करेज. कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि करेज तो आप में है ही, दैट्स व्हाई यू हैव डिसाइडेड टू अपीयर फॉर दिस एग्जाम. जहां पर आपके बैचमेट्स हो सकता है कुछ और काम कर रहे हो, कोई और प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हो, हायर एजुकेशन कर रहे हो, और हो सकता है उन्होंने यूपीएससी के बारे में सोचा ही ना हो क्योंकि उनको लगता है कि इट इज बियॉन्ड देम, वो नहीं कर सकते इसको. तो यहां पर आपने कहीं ना कहीं करेज शो करी और इसकी तैयारी शुरू करी है, तो ये सीव तो आपके अंदर हो गई ना. अब यहां पर सिर्फ करे से काम नहीं चलेगा, यू हैव टू बैक इट अप बाय कंसिस्टेंसी एंड कमिटमेंट. क्योंकि यहां पर आपको एक लंबे समय तक सेम चीजें, एक जैसी चीजें, जैसे न्यूज़पेपर पढ़ना है तो डेली पढ़ना है, ठीक है, करंट अफेयर्स मैगजीन करनी है, एनसीईआरटीज पढ़नी है, स्टैंडर्ड बुक्स पढ़नी है, तो ये सब चीजें आपको डेली बेसिस पे करनी है. तो कंसिस्टेंसी इज रिक्वायर्ड. और कंसिस्टेंसी कब आएगी? व्हेन यू आर कमिटेड टुवर्ड्स दिस प्रिपरेशन. ठीक है, चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि हमारे जो फर्स्ट 6 मंथ्स है, उसके बाद 7 to 12 मंथ, ये किस तरीके से जो आने वाले महीने यूज होने चाहिए. देखिए, स्टार्टिंग के जो 6 महीने होते हैं ना, दीज आर द फाउंडेशनल मंथ्स. ये क्या है? दीज आर द फाउंडेशनल मंथ्स. यहां पर आपका पूरा बेसिक्स रेडी होता है. अगर आप मुझसे पूछेंगे, ये वाला एरिया मैंने अपने कॉलेज टाइम में ही कर लिया था. ठीक है, मतलब अगर हम बात करते हैं एनसीईआरटी बुक्स की, तो ये मैंने कॉलेज पीरियड में ही कंप्लीट कर ली थी. एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द करंट अफेयर्स, आई कैन आल्सो से कि व्हेन इट कम्स टू रीडिंग द न्यूज़पेपर्स, वो भी मैंने कॉलेज टाइम में शुरू कर दिया था. क्योंकि मुझे पता था कि अगर कॉलेज में, लेट्स से यू आर इन द फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, फाइनल ईयर, जब जिस भी साल में, जिस भी सेमेस्टर में आप हैं, इफ यू आर श्योर एंड सर्टेन अबाउट द प्रिपरेशन, तो वहां पर आपको एनसीईआरटी बुक्स कौन सी? 6th to 12th, 6th to 12th क्लास की एनसीईआरटी पढ़ना शुरू कर देना चाहिए. और ये कौन से सब्जेक्ट होने चाहिए? ये आपके कोर सब्जेक्ट्स होने चाहिए. कोर सब्जेक्ट कौन से होते हैं यहाँ पर? जैसे यहाँ पर आप इकोनॉमिक्स की एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं, देन इंडियन पॉलिटी की एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं. इसके अलावा देर आर अदर सब्जेक्ट्स लाइक, हम जो सोशल साइंस के सब्जेक्ट्स कहते हैं, उसमें आप हिस्ट्री यहाँ पर पढ़ सकते हैं, ज्योग्राफी की जो एनसीईआरटी से पढ़ सकते हैं. जो आपके पास क्लास 11 12th में, अगर आप चाहें तो सोशियोलॉजी,
क्योंकि आपके पास सोसाइटी एज सब्जेक्ट भी रहने वाला है, उसकी एनसीईआरटी जो है आप पहले से ही कवर कर सकते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, अगर आपने कॉलेज पीरियड में कुछ भी इसको लेकर तैयारी नहीं करी है फॉर एनी रीजन व्हाटसोएवर, तो यहाँ पे पहले 6 महीने जो है वहां पर आपको एनसीईआरटी बुक्स को कवर करना है और यहाँ पर आपको करंट अफेयर्स को कवर करना है। ठीक है, अगर ये सभी चीजें आप अपने कॉलेज पीरियड में कर लेते हैं तो और भी अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट 6 मंथ्स के अंदर एनसीईआरटी आपकी जल्दी कवर हो जाएंगी, बिकॉज ये काफी लेंदी बुक नहीं होती, दे आर वेरी इजी टू रीड। पिक्टोग्राफिक ज्यादा होती है, पिक्चर ज्यादा होती है, और इसमें स्टोरी बेस्ड चीजें आपको काफी ज्यादा देखने को मिलेगी। इसी वजह से आपको एनसीईआरटी कवर करनी है, करंट अफेयर्स कवर करने हैं, साथ साथ आपको आना है इसके बाद स्टैंडर्ड बुक्स के ऊपर, बिकॉज एनसीईआरटी के ऊपर रहते हैं हम, ताकि हमारा बेस जो है वो कहीं ना कहीं कंप्लीट हो सके। और जब आपका बेस एक स्ट्रॉन्ग बेस आपका बन जाता है, जैसे आपने यहाँ पर एनसीईआरटी पढ़ी, अब स्ट्रॉन्ग बेस आपका बन गया, इस स्ट्रॉन्ग बेस के ऊपर आप क्या करेंगे, आप अपनी बिल्डिंग जो है उसको खड़ा करेंगे, और ये बिल्डिंग क्या है, दीज आर द स्टैंडर्ड बुक्स। अब ये स्टैंडर्ड बुक्स कौन सी हैं, जो कि स्पेशली पढ़ी जाती हैं यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए। लेकिन अगर आप डायरेक्ट इसे पढ़ेंगे तो हो सकता है लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग कहीं ना कहीं कम रहे। इसी वजह से बताया जाता है कि पहले आप एनसीईआरटी कंप्लीट करिए, जो कि काफी ईजी है। इट्स लाइक कि एनसीईआरटी लाइक एबीसीडी, एबीसीडी को समझेंगे, उसके बाद ही सेंटेंस बनाना, वर्ड्स बनाना आपके लिए आसान हो जाएगा। लेकिन डायरेक्टली सेंटेंस और वर्ड्स बनाना शुरू करेंगे, एबीसीडी नहीं सीखा है, तो फिर परेशानी हो सकती है। तो यहां पर आपको स्टैंडर्ड बुक्स पे जाना है, लेकिन बाद में। अब स्टैंडर्ड बुक्स कौन कौन सी हैं, जैसे इसके अंदर पॉलिटी को लेकर द वेरी फेमस, हम लोगों के टाइम पर भी यही होती थी, आज भी ये लक्ष्मीकांत की जो बुक है उसे रेफर किया जाता है। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम को रेफर किया जाता है। इस तरीके से स्टैंडर्ड बुक्स आपको मिल जाएंगे। वी हैव अ सेपरेट वीडियो फॉर द सेम, तो उसमें यहाँ पर अगर डिस्कस करते हैं तो ये वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, तो वो आप वीडियो देख सकते हैं जहाँ पर स्टैंडर्ड बुक्स के बारे में बताया होगा। सो यहाँ पर आपको करना क्या, एनसीईआरटी बुक्स जो है आपकी, देन आपके पास करंट अफेयर्स जो है इसे कवर करना है, क्योंकि देखिए ये पोर्शन जो है, जैसे इन द लास्ट वीडियो आई टोल्ड यू करंट अफेयर्स इज द किंग ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स। तो आप कभी भी कुछ भी करें, चाहे वो पहला महीना हो या फिर इस पूरी प्रिपरेशन जर्नी के अंदर आखिरी महीना हो, करंट अफेयर्स तो आपको करना ही करना है। बिकॉज करंट अफेयर्स प्रीलिम्स में भी आता है, मेंस में भी आता है, इवन इन योर इंटरव्यू ऑल्सो दे आस्क क्वेश्चन फ्रॉम द करंट अफेयर्स। ठीक है, बात आती है कि एनसीईआरटी हो गई हमारी, ठीक है, स्टैंडर्ड बुक्स भी हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी को कंप्लीट करने के बाद। तो करंट अफेयर्स में क्या करें, करंट अफेयर्स के अंदर आप अभी कोई न्यूज़पेपर जो है उसे शुरू कर सकते हैं, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, दोनों में से एक, या फिर जो वेबसाइट्स के ऊपर डेली करंट अफेयर्स रहते हैं उसको आप कवर कर सकते हैं। ठीक है, अब 6 महीने जब आपके हो गए तो यहाँ पर आपकी एक बेसिक फाउंडेशन जो थी वो अच्छी बन चुकी है। ठीक है, अब इसके ऊपर नेक्स्ट स्टेप जो आपका आता है वो आता है कि अब हमें एडवांस प्रिपरेशन करनी है। ठीक है, क्योंकि पहला स्टेप क्या था, पहला स्टेप आपका था हमने एनसीईआरटी बुक्स जो थी वो कवर करी। इसके साथ साथ हमने क्या किया, इसके साथ साथ हमने कहीं ना कहीं जो हमारी इंपॉर्टेंट स्टैंडर्डाइज बुक्स थी उसको उसकी शुरुआत तो हमने कर दी थी, लेकिन क्योंकि ये बुक्स लेंदी होती हैं तो ये मत एक्सपेक्ट करिएगा कि पहले 6 महीने में ये बुक कंप्लीट भी हो जाएगी। तो मैंने सिर्फ आपसे ये एक्सपेक्ट किया कि पहले 6 महीनों के अंदर आप क्या करेंगे, एनसीईआरटी बुक्स को शुरू करेंगे, कंप्लीट करेंगे, और उसके बाद कुछ टाइम बचता है तो फिर आप अपनी स्टैंडर्ड बुक्स को शुरू करेंगे। जैसे आपको यहाँ पर इंडियन पॉलिटी लक्ष्मीकांत जो बुक है वो दिखाई दे रही होगी। ठीक है, आपको यहाँ पे मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की स्पेक्ट्रम भी दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर जो भी आपको बुक्स बताई गई हैं इन सेपरेट वीडियो, वो स्टैंडर्ड बुक्स आप ले सकते हैं, नहीं तो अपनी मर्जी से भी अगर आप खुद थोड़ा सा हिट एंड ट्रायल या एक्सप्लोरेशन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। लेकिन हाँ, ये जो टाइम पीरियड है मींस 7th to 12th मंथ वाला, इसमें आपका मेन फोकस किसके ऊपर रहना चाहिए, स्टैंडर्डाइज बुक्स को लेना है, आपको कवर करना है, कंप्लीट करना है। राइट नाउ आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द रिवीजन पार्ट, मैं सिर्फ कह रहा हूं कि आपको इन महीनों के अंदर, 7वें से 12वें महीने के अंदर इन सभी बुक्स को कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, अब देखिए, जब यहां पर 12 महीने हो चुके हैं, आपने स्टैंडर्डाइज बुक्स पढ़ ली हैं, लेकिन इसको हमें चेक भी तो करना पड़ेगा कि हमारी प्रिपरेशन कैसी रही। जैसे पहले 6 महीनों में, यहां पे मैं कलर चेंज करता हूं, फर्स्ट 6 मंथ्स में आपने क्या किया, आपने एनसीईआरटी कंप्लीट करी, स्टैंडर्ड बुक्स को आपने शुरू किया। देन 7th to 12th मंथ में जो स्टैंडर्ड बुक्स आपने शुरू करी थी उसे यहाँ पर कंप्लीट किया, लेकिन इवैल्यूएशन भी तो करना है। इवैल्यूएशन कैसे होगा, बिकॉज नाउ यू आर गिविंग द मॉक टेस्ट ऑल्सो। वैसे भी देखेंगे तो इस टाइम तक काफी सारे इंस्टीट्यूट्स अपने मॉक टेस्ट शुरू कर भी देते हैं, तो आपको अमूमन 8th 9th 10th मंथ में स्टार्ट होते हुए दिखाई देंगे। ठीक है, अब ये मॉक टेस्ट क्यों, मॉक टेस्ट से पता चलेगा कि आपने जो एनसीईआरटी में पढ़ा और जो आपने स्टैंडर्ड बुक्स में पढ़ा उसमें से कितनी चीजें आपको याद है। इसके अलावा जो आपने करंट अफेयर्स में आप लगातार पढ़ते हुए आ रहे हैं उसमें से कितनी चीजें आपको याद रहे, क्योंकि यही याद हुई हुई चीजें ही एग्जाम में पूछी जाएंगी। एंड इफ यू आर एबल टू रिटेन दैट इंफॉर्मेशन ओनली देन यू विल बी एबल टू आंसर दीज क्वेश्चंस। ठीक है, तो यहां पर
इस टाइम पर आपको क्या करना है, स्टैंडर्डाइज बुक्स जो है वो कवर करनी है, एनसीईआरटीज कवर करनी है, और एक इंपॉर्टेंट चीज जो आपको इस सेगमेंट में करना है, अगर आप जल्दी कर सकते हैं तो अच्छा है, पर मैंने देखा है ज्यादातर लोग कंफ्यूज रहते हैं इनिशियली। तो अगर आप फर्स्ट 6 मंथ में नहीं भी फिगर आउट कर पाते हैं तो इट्स फाइन, जितना जल्दी कर पाए उतना अच्छा है, क्योंकि इसी दौरान आपको अपने ऑप्शनल को भी फिगर आउट करना है। देखिए, फिगरिंग आउट द ऑप्शनल इज अ डिफरेंट एंड डिफिकल्ट थिंग। सो वंस यू फिगर इट आउट, देन यू स्टार्ट द प्रिपरेशन यहीं पे ही। ठीक है। अब वैसे तो मैं ये चाहूंगा कि मैं यही आपको बताऊं कि 12वें महीने तक आपका ऑप्शनल जो है वो शुरू भी हो जाए और कंप्लीट भी हो जाए, बट आई नो देयर आर सर्टेन ऑप्शनल्स, जैसे हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, और पीएसआईआर है, इसमें काफी टाइम लगता है। सोशियोलॉजी काफी जल्दी हो जाता है, एंथ्रोपोलॉजी जल्दी हो जाता है। सो यहाँ पर हर किसी के लिए आंसर सेम नहीं हो सकता है। अगर आप 12वें महीने तक इसे कंप्लीट कर सकते हैं अपने ऑप्शनल को, अगर आपका ऑप्शनल छोटा है, लाइक सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी टाइप है, साइकोलॉजी टाइप है, तो अच्छा है। लेकिन मान लीजिए साइकोलॉजी इज नॉट योर ऑप्शनल, थोड़ा सा लेंदी, लाइक ज्योग्राफी, पीएसआईआर टाइप आपका कोई ऑप्शनल है, मैथमेटिक्स ऑप्शनल है, तो उस केस के अंदर आपको टाइम ज्यादा लग सकता है, तो 12 महीने से थोड़ा सा ज्यादा टाइम भी लगेगा तो चलेगा। ठीक है। लेकिन हाँ, पहले 6 महीनों में एनसीईआरटीज कंप्लीट करी, स्टैंडर्ड बुक्स शुरू करी, और फिर नेक्स्ट आपका जो सेगमेंट है अगले 6 महीनों का, उसके अंदर स्टैंडर्डाइज बुक्स आप कंप्लीट कर रहे हैं, ऑप्शनल जो है उसे काफी हद तक कंप्लीट कर रहे हैं, और साथ ही साथ मॉक टेस्ट जो है वो भी अपना दे रहे हैं, क्योंकि मॉक टेस्ट देना काफी ज्यादा जरूरी है। आपने शुरुआत मॉक टेस्ट की वहां पर ऑलरेडी कर दी है। अब देखिए, यहां पर आगे चलते हुए हम अब एग्जाम का जो मंथ है वहां पर पहुंचने वाले हैं। ठीक है। अब एग्जाम मंथ से पहले का जितना भी टाइम आपके पास है, लेट्स अज्यूम कि यू आर इन मंथ 13 to 15, इस टाइम पर मंथ 13 to 15, अब हम ये मान लेते हैं कि आपका ये, मान लीजिए, अप्रैल और मई का महीना है। इस दौरान आपका फोकस किस पे होना चाहिए? द फोकस शुड बी एब्सोल्युटली ऑन रिविजन, मॉक टेस्ट एंड करंट अफेयर्स। जितनी भी चीजें आपने एनसीईआरटी की पढ़ी, स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ी, अब आपको नई चीज नहीं पढ़नी है। नई चीज सिर्फ एक ही एरिया में पढ़नी है, वो कौन सा है? करंट अफेयर्स में। क्योंकि अगर आप नई चीज यहां पर पढ़ेंगे तो अब वो टाइम नहीं है कि आप उसे रिटेन कर पाए। अगर कोई नई बुक आप इन 2 महीनों में खरीद लेते हैं, या फिर एग्जाम से बिल्कुल पहले खरीद लेते हैं, 1 महीना 2 महीना पहले, तो पहली बात तो वो बुक कंप्लीट ही नहीं कर पाएंगे। कंप्लीट कर भी लेंगे तो उसे रिवाइज नहीं कर पाएंगे। तो आखिरी के जो 2 महीने होते हैं, 60 डेज, दे आर वेरी क्रूशियल। मेन टास्क इज कि जितनी चीजें आपने पढ़ी है उसे कंसोलिडेट करो, मतलब रिवाइज करो, मॉक टेस्ट में अपीयर हो, मॉक टेस्ट एनालिसिस करो, देखो कि हमारा स्कोर क्या अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर मूव हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है। तो अगर आपको 70 to 80 आप कट ऑफ लेकर चल रहे हैं, तो आपको देखना पड़ेगा कि विद एवरी पासिंग मंथ क्या आपका स्कोर ओवरऑल इंप्रूव हो रहा है मॉक टेस्ट के अंदर या नहीं हो रहा है। इस चीज को आपको जरूर देखना पड़ेगा। ठीक है। यहां पर ये चीज जरूर ध्यान रखिएगा, मेनी पीपल जब भी इंस्टीट्यूट की टेस्ट सीरीज होती है, अदरवाइज भी, वो इसको इसमें अपियर नहीं करते हैं, या फिर पहले टेस्ट को देंगे और वहां पे स्कोर अच्छा नहीं होगा, रैंक अच्छा नहीं होगा, सो आगे नहीं देंगे। बट प्लीज रिमेंबर द डिफरेंस बिटवीन ऑर्डिनरी एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इज दैट लिटिल एक्स्ट्रा, एंड दैट लिटिल एक्स्ट्रा इज दिस मॉक टेस्ट ओनली। जो मॉक टेस्ट आप दे रहे हैं, दैट इज लिटिल एक्स्ट्रा, क्योंकि एनसीईआरटी सभी ने पढ़ी है, स्टैंडर्ड बुक सेम सभी ने पढ़ी है, सेम जगह से कोचिंग सबने ली है, लेकिन इट इज योर एंड्योरेंस एंड द विल टू अपीयर इन द एग्जाम बिकॉज यू वांट टू इंप्रूव। तो यहां पर आप अपने आप को कंपेयर नहीं करने कि मेरे 30 मार्क्स हैं और मेरे बैचमेट के 50 और मे बी 150 हैं। यू आर जस्ट सेइंग कि मेरे 30 हैं, मैं चाह रहा हूं कि इसे कैसे 35 पे ले जाऊं, कैसे 40 पे ले जाऊं, एंड हाउ आई शुड बी ओवर एंड अबव द कट ऑफ। दिस शुड बी द एजेंडा, दिस शुड बी द ऑब्जेक्टिव। ठीक है। तो यहाँ पर रिविजन मॉक टेस्ट को आपने देना है, और यहाँ पर आखिरी के 2 महीने आपको इसी तरीके से यूज कर रहे हैं। फिर आपका यहाँ पे प्रीलिम्स एग्जाम हो जाएगा, प्रीलिम्स एग्जाम देकर आए, फिर आएंगे आप मेंस के अंदर, और मेंस के अंदर जो आपका काम होने वाला है वो किस चीज का है? 2 से 3 महीने का आपको टाइम यहाँ पर मिलेगा। तो यहाँ पर नेक्स्ट चीज आपको करनी है, जो हम यहाँ पे 16 to 18 मंथ्स की बात कर रहे हैं, 16 to 18 मंथ्स में यहाँ पे देखिएगा हम लोग मेंस प्रिपरेशन की बात कर रहे हैं, और मेंस प्रिपरेशन के अंदर तैयारी कैसे करनी है वो भी देख लेते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि क्या मेरा सिलेबस कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ। देखिए, अगर आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, मतलब प्रीलिम से पहले ही आप ऑप्शनल अपना कंप्लीट कर चुके थे, और जीएस में जो आपके सब्जेक्ट्स हैं उसे कंप्लीट कर चुके थे, देन ऑफ कोर्स ये आपके लिए बेनिफिशियल रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पर आप अपने पूरे टाइम को किस चीज के लिए यूज कर सकते हैं? रिवीजन के लिए। और रिवीजन जितना ही इंपॉर्टेंट नेक्स्ट स्टेप है, दैट इज आंसर राइटिंग। ठीक है। आंसर राइटिंग को लेकर मैं एक चीज कहना चाहूंगा यहां पर, व्हेन प्रीलिम्स इज ओवर, नाउ इट इज द मेंस एग्जाम जिसके लिए आप तैयारी कर रहे हैं, आपकी आंसर राइटिंग पूरे अच्छे तरीके से होनी चाहिए। अच्छे तरीके से मतलब ये कि फुल फ्लेजेड टेस्ट आप लिख सकते हैं। क्या इसका मतलब ये है कि प्रीलिम से पहले टेस्ट नहीं लिखने चाहिए? नहीं, उससे पहले भी वेन एवर यू गेट द अपॉर्चुनिटी आपको आंसर राइटिंग करनी चाहिए।
ठीक है, आप चाहें तो रोज एक आंसर भी लिख सकते हैं, बिकॉज देखिए, इफ देर इज अ पर्सन हु हैज बिन राइटिंग फॉर लास्ट 15 months 16 months, that person will be much better in answer writing कंपेयर टू द पर्सन हु इज जस्ट स्टार्टिंग। तो यहाँ पर अगर आप पिछले 15-16 महीनों से लिख रहे हैं तो आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी, आपकी आंसर राइटिंग स्टाइल अच्छा होगा, क्वालिटी ऑफ द आंसर्स अच्छे होने वाले हैं। लेकिन अगर आप अभी प्रीलिम्स के बाद जाकर शुरू करेंगे तो यहाँ पर आंसर राइटिंग को बहुत ज्यादा इंप्रूव करना पड़ेगा। तो यहाँ पे काम क्या करना है, रिविजन करनी है किसकी, जीएस पेपर 1 to 4, एंड देन आंसर राइटिंग आपको करनी है। यहाँ पर सबसे जरूरी एक और चीज, ऐसे पेपर जिसकी तरफ अभी हम ध्यान नहीं दे रहे थे, इसको लेकर भी आपको एसेस लिखने आप चाहें तो यहाँ पे ये कर सकते हैं कि वंस अ वीक आप ऐसे जो है लिख सकते हैं, क्योंकि मार्क्स इसके काफी ज्यादा हैं। देखें तो बाकी सब्जेक्ट्स के बराबर हैं, लेकिन इसको उतनी वेटेज नहीं दी जाती है। और इसके पीछे का रीजन ये भी हो सकता है कि हम दूसरे सब्जेक्ट्स को कवर करने के अंदर काफी ज्यादा टाइम दे देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं फायदा ये होता है कि दूसरे सब्जेक्ट्स को जब हम कवर करते हैं वहीं से ही उसी इन्फॉर्मेशन को यूज करते हुए हम एक अच्छा ऐसे भी लिख सकते हैं। लेकिन इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि आंसर जो आप जीएस 1 2 3 4 में लिखते हैं, यहां पर आंसर लिखना उससे बिल्कुल अलग होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऐसे राइटिंग है वंस इन अ वीक आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, और आंसर राइटिंग के अंदर ही आप मॉक टेस्ट के अंदर, जैसे प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट किए थे ऐसे ही आप मेंस एग्जाम के मॉक टेस्ट आप कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपने पूरा सिलेबस कवर नहीं किया, क्योंकि काफी सारे लोगों का कुछ ऑप्शनल का पार्ट रह जाता है या फिर जीएस का पार्ट रह जाता है, तो यहाँ पर आपको एक स्ट्रैटेजी जो है वो इस तरीके से बनानी पड़ेगी कि आप टाइम दीजिए 50-50 करके, कि 50% टाइम मैं दूंगा स्टार्टिंग में रिवीजन आंसर राइटिंग ऐसे राइटिंग को, एंड 50% टू कंप्लीट द सिलेबस। ठीक है, क्योंकि वो भी कवर करना जरूरी है। अगर आपने ऑप्शनल पेपर नंबर 2 आपका कवर नहीं हुआ फॉर एग्जांपल, तो उसके लिए भी आपको टाइम निकालना पड़ेगा यहाँ पर। तो यहाँ पे फोकस क्या होगा, टाइम डिवाइड करिए, अपने जो आपका सिलेबस रह गया उसे कंप्लीट करिए, एट द सेम टाइम आपको वही चीजें करनी है जो वो दूसरा कैंडिडेट कर रहा है जिसने पहले से ही अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया। ठीक है, ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, वेन एवर यू राइटिंग द आंसर, दिमाग में ये जरूर रखिएगा दैट एवरी आंसर दैट यू राइट टुडे, इट पेव्स द वे फॉर द नेशन यू विल लीड टुमारो। ठीक है, तो दिमाग में नेशन बिल्डिंग ध्यान में रखकर जब आंसर लिखेंगे तो आंसर्स आपके अच्छे लिखे हुए जाएंगे। ठीक है, चलिए यहां से आगे बढ़ते हैं। हमारा लास्ट एरिया कौन सा था, जब आप मेंस देकर आते हैं और फिर अब बात आती है पर्सनैलिटी टेस्ट की। अब यहां पर क्या करें, पर्सनैलिटी टेस्ट के अंदर, पर्सनैलिटी टेस्ट के अंदर आपको ये जो 19th एंड 20th मंथ है, मेन टास्क इज कि अच्छे से अपने डैफ को भरे। यहाँ पर डैफ एनालिसिस अच्छे से करना है, डैफ को भरना अच्छे से है पहले तो, जो आप आपको सबमिट कर चुके हैं। यहाँ पे अब एनालिसिस वाला पार्ट आता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चंस जो होंगे, देखिए सामने जब भी बोर्ड मेंबर्स बैठे होते हैं उनके सामने दो ही चीजें होती हैं, या तो जो चीजें वो न्यूज़पेपर में सुबह पढ़कर आए हैं उसको लेकर क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या फिर उन दिनों में जो चीजें करंट अफेयर्स में चल रही होती हैं, या फिर आपका डैफ जो आपको दूसरे एस्पिरेंट से यूनिक बनाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं डैफ को लेकर ही पूछे जाते हैं। आपका जो एजुकेशन बैकग्राउंड है, आपने ग्रेजुएशन किस में किया, पोस्ट ग्रेजुएशन किस में किया, इफ एनी वर्क एक्सपीरियंस, उसको लेकर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जनरल स्टडी से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, करंट अफेयर से पूछे जा सकते हैं, आपके ऑप्शनल से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, आपने फर्स्ट आईएएस भरा, आईपीएस भरा, आईएफएस भरा या आईआरएस भरा, इसको लेकर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और यहाँ पर इस दौरान, ये जो 2 महीने आपको मिलेंगे, इस दौरान आपको क्या करना है, आप अपने मॉक इंटरव्यूज दीजिए। ठीक है, इसके अंदर भी आप अब देखिए, एक तो अप्रोच ये होती है कि जितने दे सकते हैं उतने दीजिए, और एक ये है कि आपको एक रीजनेबल नंबर दे देना चाहिए। और मेरे हिसाब से रीजनेबल नंबर वाली अप्रोच ज्यादा बेटर है, क्योंकि कई बार बहुत ज्यादा आप इंटरव्यूज दे देते हैं तो आपका एक्चुअल इंटरव्यू आते आते तक इतनी थकान हो जाती है कि वी बिकम क्वाइट कैजुअल, वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर मॉक टेस्ट दीजिए, रीजनेबल नंबर ऑफ मॉक टेस्ट दीजिए, अच्छे से फीडबैक लीजिए, और उसे फिर इंप्रूव करने की कोशिश करिए। इसके अलावा यहाँ पर एक बार टाइमलाइन देख लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे एस्पिरेंट से पूछते हैं कि हमारा जो डेली शेड्यूल है या टाइमलाइन है वो क्या होना चाहिए। वैसे तो ये काफी इंडिविजुअलिस्टिक होता है, लेकिन फिर भी एक आइडिया मैं आपको दे देता हूँ। आप इसमें जो टाइम है वो अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए इफ यू गेट अप वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग, एज आई एम सेइंग, कि कुछ लोग 5 बजे तो सोएंगे। ठीक है, और वो फिर हो सकता है 7 घंटे की नींद लेने के 12 बजे के आसपास उठते हैं, दैट इज फाइन। जो नॉक्टर्नल्स हैं वो अपने तरीके से पढ़ेंगे, और जो अर्ली बर्ड्स हैं वो अपने तरीके से पढ़ेंगे। तो आप ये नंबर ऑफ आवर्स जो है ना, या फिर जो टाइम पीरियड है, इसे अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इट्स नॉट लाइक कि आपको को ही फॉलो करना है, लेकिन हाँ, मोस्ट स्टूडेंट्स दे प्रेफर टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, तभी मैंने यहाँ पे 5 बजे लिया। अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं 2 बजे उठता था। ठीक है, और उस तरीके से फिर आगे टाइम चलता था, बिकॉज मुझे इस टाइम पर उठना ज्यादा पसंद था। तो आप अपने अपने हिसाब से देख सकते हैं, बिकॉज 2 बजे से लेकर कॉलेज से पहले का जो टाइम था 8 बजे तक, ये 6 घंटे मुझे काफी
अच्छे मिल जाते थे। इसमें मैंने ये चीज़ नोटिस करी कि मेरा काफ़ी सारा जो एरियाज़ हैं सब्जेक्ट्स के वो कवर हो जाते हैं। ख़ैर 5 बजे आप उठते हैं, 8 बजे तक यहाँ पर आप क्या करेंगे? यहाँ पर द मेन टास्क इज़ टू कवर द करंट अफेयर्स। तो यहाँ पे न्यूज़पेपर से डेली करंट अफेयर्स से आप न्यूज़पेपर को कवर करेंगे, उसमें से नोट्स यहाँ पर आप बना सकते हैं। ठीक है? तो स्टार्टिंग में देखिए मैं ज़्यादा टाइम आपको इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि इतना टाइम लगेगा, लेकिन धीरे-धीरे आप देखिएगा कि जो चीज़ करने में 3 घंटे लग रहे हैं मतलब न्यूज़पेपर पढ़ने में और इसके साथ नोट्स बनाने में, आगे जाके यही टाइम आपको कम लगेगा, 2.5 घंटे में हो सकता है इन सर्टेन केसेस 2 घंटे में भी ये चीज़ हो जाए। ठीक है? फिर यहाँ से आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट जो आपका सेगमेंट आएगा, इसमें आप क्या कर सकते हैं? अगेन मैं आपको ये जो चीज़ बता रहा हूँ दिस इज़ ओनली फॉर द डायरेक्शनल पर्पस, अदरवाइज़ आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। अगर आपको सुबह सब्जेक्ट पढ़ना पसंद है, आप सुबह सब्जेक्ट पढ़ लीजिए। मुझे ये था कि सुबह 2 बजे सबसे पहले न्यूज़पेपर पढ़ना पसंद था और उस टाइम 2 बजे ही मॉर्निंग में द हिंदू का न्यूज़पेपर उनकी वेबसाइट के ऊपर अपलोड होता था। ई-पेपर जो है, वो उनकी वेबसाइट पे अपलोड हुआ करता था। खैर 8 से 11 जो आपका टाइम है, इसमें आप क्या कर सकते हैं, कोई भी स्टैंडर्ड बुक जो है या फिर कोई भी एक स्टैंडर्ड सब्जेक्ट को आप पिक कर सकते हैं। लेट्स से आपने यहाँ पर इकोनॉमी को पिक किया, ठीक है? फिर इसके बाद यहाँ पर आप 3 आवर्स इसको दे रहे हैं। फिर सेकंड कोर सब्जेक्ट जो है, आप उस पर आने से पहले ऑप्शनल को टाइम दे सकते हैं, ठीक है? फिर उसके बाद नेक्स्ट जो आपका रहेगा, सेकंड कोर सब्जेक्ट का रहेगा और जो लास्ट आपका सेगमेंट रहेगा वो रहेगा रिवीजन का। अभी आप ये कह सकते हैं कि सर इसमें लंच, डिनर का टाइम नहीं है, वो आपको अपने हिसाब से डालना है बिकॉज़ यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा कि आप 15 मिनट्स में करना चाहते हैं, 30 मिनट्स में करना चाहते हैं, 45 मिनट्स में, दैट मस्ट बी डिसाइडेड बाय यू। सो एज़ आई सेड दीज़ थिंग्स आर ओनली फॉर सजेशन पर्पसेस, दैट्स इट। अदरवाइज़ आप यहाँ पर 8 से 11 का जो टाइम है, इसमें से आप चाहें तो 15 मिनट या फिर जो हाफ एन आवर है आपका, वो निकाल सकते हैं अपने कॉफ़ी ब्रेक के लिए या फिर ब्रेकफ़ास्ट के लिए। उसी तरीके से यहाँ पर भी आप चाहें तो हाफ एन आवर 20 मिनट्स जो है डिनर के लिए निकाल सकते हैं, वो आप करिएगा अपने तरीके से, ठीक है? बट हाँ, आप 3 आवर्स चंक जो है वो एक कोर सब्जेक्ट को दे रहे हैं, सेकंड कोर सब्जेक्ट ऑप्शन को कवर कर रहे हैं, करंट अफेयर्स को कवर कर रहे हैं एंड यू आर रिवाइजिंग। नाउ काफ़ी सारे लोग जो हैं इस पार्ट को छोड़ते हैं। आई आल्सो यूज्ड टू मिस दिस पार्ट इन द फर्स्ट अटेम्प्ट, जिसकी वजह से फर्स्ट अटेम्प्ट में माय स्कोर वाज वेरी लेस। लेकिन रिवीजन जो है दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट एंड वेरी स्ट्रैटेजिकली एंड साइंटिफिकली इसे लास्ट में रखा गया है, क्योंकि सोने से पहले जितनी भी चीज़ें आप पढ़ते हैं वो आपको, क्योंकि मेमोरीज प्रोसेस होती हैं लॉन्ग टर्म मेमोरी में व्हेन वी स्लीप, तो रिवीजन जो लास्ट में करी हुई चीज़ें होती हैं वो हमेशा आपको अच्छे से याद रहती है। तो आप रिवीजन को सबसे लास्ट में रखिएगा, बाकी चीज़ें आप आगे पीछे कर सकते हैं चाहे तो। आई यूज्ड टू लाइक फॉलो दिस पैटर्न कि न्यूज़पेपर जो है वो कर रहे हैं, देन उसके बाद एक कोर सब्जेक्ट, ऑप्शनल, सेकंड सब्जेक्ट एंड देन द रिवीजन पार्ट। बाकी आप अपने हिसाब से इसे चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। ओके, सो वैसे टिप्स तो आई एम प्रीटी श्योर आप में से काफ़ी सारे लोगों को पता होगा, बट स्टिल हो सकता है इसमें से कोई एक दो चीज़ें आपको काफ़ी हेल्प कर जाएं। तो यहाँ पे कंसिस्टेंसी मैं बता चुका हूँ। नोट्स जो हैं बनाने चाहिए मेरे हिसाब से, कंसाइज एंड इफेक्टिव नोट्स आपको बनाने चाहिए अगर आपकी शुरू से ही इस चीज़ को लेकर हैबिट है। रिविजन, मॉक टेस्ट, योर हेल्थ, बिकॉज टेकिंग केयर ऑफ द फिजिकल एंड द मेंटल हेल्थ, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। लाइक एडिक्वेट स्लीप, कुछ लोग सोचते हैं कि यहाँ पर अगर हम मान लीजिए 4 घंटे ही सोते हैं तो इससे हमारा काम चल जाएगा, समहाउ इट इम्पैक्ट्स योर मेमोरी। तो यहाँ पे 4 घंटे कम सोकर या 3 घंटे कम सोकर जो आप टाइम सेव कर रहे हैं, उतना कहीं न कहीं आपकी एफिशिएंसी कम हो जाएगी। आप चाहें तो इस चीज़ को प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक इंसिडेंट मैं आपसे शेयर करता हूँ। आई वाज़ इन द सेकंड ईयर ऑफ द कॉलेज और उस टाइम मैंने डिसाइड किया कि आई विल प्रिपेयर फॉर द यूपीएससी। डिसाइड तो पहले भी किया होता, बट समहाउ समटाइम्स द गोल्स चेंज और द गोल पोस्ट चेंज्ड एंड दैट वाज समथिंग व्हिच हैपेंड इन द पास्ट। बट सेकंड ईयर में रियलाइज किया कि नहीं, गोल तो यूपीएससी था, तो मैं बाकी सब चीज़ें क्यों कर रहा हूँ, यूपीएससी ही करना चाहिए। तो यहाँ पे सेकंड ईयर में इस चीज़ को डिसाइड किया और तब यही चीज़ें बताई जाती थी बिकॉज़ दैट टाइम इन्फॉर्मेशन वाज़ लाइक स्पार्सली अवेलेबल। तो कुछ 2008-9 की बात है और उस टाइम पर ये चीज़ कही जाती थी कि पढ़ना बहुत पड़ता है इसके लिए। तो आई वाज़ लाइक कि ठीक है, जितना पढ़ना पड़ेगा पढ़ेंगे एंड ऑन वन डे आई स्टडीड कंटीन्यूअसली फॉर 17 एंड हाफ आवर्स। कंटीन्यूअसली मीन्स कि जो आपको बीच में ब्रेक्स नहीं होते हैं उसके अलावा। एंड ये एक दिन तो चला, लेकिन इसके बाद व्हेन आई लाइक स्लेप्ट इट वाज़ फॉर 12 आवर्स। तो मेरा जो पूरा दिन बन गया था वो कितने दिन का था, वो कितने घंटे का था, 29.5 घंटे का। और इससे क्या होगा, आपका पूरा जो शेड्यूल है वो कहीं ना कहीं बिगड़ जाएगा। तो यहाँ पे मैं एक्स्ट्रा तो पढ़ा, लेकिन मैंने ये देखा कि उसके कमेंसुरेट में जो स्लीप टाइम था वो अपने आप ही बढ़ गया। तो मुझे ये समझ में आया कि ये सस्टेनेबल नहीं है। सो आई हैव टू लाइक मेंटेन अ गुड बैलेंस बिटवीन कि कितने घंटे पढ़ना है। लेट्स से कि 12 to 14 आवर्स जो फिजिबल है, और इसके अलावा यू नीड टू टेक द स्लीप फॉर 8 आवर्स एज वेल। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने टाइम को यहाँ पर रख सकते हैं। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे गाइस, टेक केयर, गुड बाय।